स्वागत। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, इससे पहले हमने रिपोर्ट दिखाई कि बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर सीधे कम से कम 11 सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट है। कांग्रेस आरजेडी से लड़ रही है, वीआईपी आरजेडी से लड़ रही है, सीपीआई अपने सहयोगी दलों से लड़ रही है। ये कैसा गठबंधन जिसमें सब आमने सामने लड़ रहे हैं, कम से कम दर्जन भर सीटों की अगर बात करें, और क्या इसका संदेश एकजुटता का संदेश या फिर किसी तरीके का मतदाताओं के मन में ये भी है कि ये अनूठी लड़ाई क्या? बिल्कुल अनोखी लड़ाई है। आप देखेंगे कि कम से कम 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों चरणों को अगर मिलाकर देखा जाए तो 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के दल जो है वो आमने सामने हैं। चाहे वो सिकंदरा की सीट हो, चाहे वो वैशाली की सीट हो। वो अगर हम महागठबंधन के नेताओं से बात करते हैं, खासकर हमने आज इमरान प्रतापगढ़ी से बात की और कहा कि आप कह रहे हैं कि महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है, लेकिन आप सीट शेयरिंग के मामले को लेकर 11 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा और भी बागी प्रत्याशी आपके मैदान में है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाकर एनडीए से पूछिए आपकी वहां पर क्या हो रहा है। तो एक जो जवाब आना चाहिए कि आप खुद मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी स्पष्टीकरण नहीं आ पा रहा है महागठबंधन के दलों से। और सबसे ज़्यादा आरजेडी भी गुस्से में है, क्योंकि वहाँ पर जो सिकंदरा सीट है वहाँ पर उदय नारायण चौधरी बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है और काफ़ी विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। वहाँ भी कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार दिया है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस और आरजेडी के फाइट के अलावा कांग्रेस और सीपीआई के बीच भी तनातनी है, और खासकर बछवाड़ा की सीट को देखेंगे तो वहाँ पर ये परंपरागत सीट रही है सीपीआई की, लेकिन वहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया है। इसके बाद से दोनों टस से मस नहीं हो रहे, यानी सीपीआई भी बैटिंग के लिए तैयार नहीं हो रही है, कांग्रेस भी बैटिंग के लिए तैयार नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अगर दूसरे महागठबंधन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर देखें तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति या फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है। अगर हम देखें बीजेपी को देखें तो जितने भी उनके उम्मीदवार जिन्होंने नॉमिनेशन किया था विद्रोही उम्मीदवार के रूप में, तो उन्होंने अंत तक नामांकन अपना वापस ले लिया। लगभग अगर हम 90 से लेकर 95% की बात करें तो वहाँ पर सेटलमेंट बिल्कुल सही हुआ। अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू में भी विद्रोही उम्मीदवार खड़े हुए हैं, क्योंकि बुलो मंडल भी बहुत बड़े नेता हैं और वहाँ जो जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जदयू के ही विद्रोही उम्मीदवार खड़े हैं। इसी तरीके से गोपाल मंडल जो विधायक हुआ करते थे, बड़े ही विवादास्पद बयान उनके आते रहे मीडिया में, तो गोपाल मंडल को इस बार टिकट नहीं दिया गया जदयू की ओर से, तो वो जेडीयू के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ ताल ठोकर खड़े हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो जेडीयू के बाद अगर एलजेपी की बात करें या अगर हम जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें या हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं है जो महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। हालांकि लार्ज स्केल पे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आरजेडी के बड़े नेता हैं, इन जो 11 सीटों पर जो विवाद है उस विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना है अब जैसे इलेक्शन का दिन नजदीक आते आ रहा है, कम से कम प्रथम चरण जो 6 तारीख को होगा तो उसके पहले देखना है सेटलमेंट हो पाता है या नहीं। ये देखने वाली बात होगी। दिया कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। केंद्र द्वारा पारित कानून है, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित भी है। केवल एक तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की कोशिश एमवाई समीकरण के तहत तेजस्वी यादव की। जी देखिए, एमवाई समीकरण को लेकर के जिस तरह की बातें हुई हैं, खासकर अगर आप देखें कि डिप्टी सीएम को लेकर के जैसे ही मुकेश सहनी का नाम कांग्रेस ने प्रस्तावित किया, उसके बाद जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लीडर्स हैं जो उनकी तंजीमें हैं, उधर से विरोध के स्वर आने लगे कि हम 18% हैं और हम ब्लाइंडली महागठबंधन को सपोर्ट करते रहे हैं, और जब पद देने की बात आई तो ये कहा जा रहा है कि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। और मात्र 2% 1.9% के लगभग जो सहनी या मल्लाह जाति की संख्या है इस बिहार में, तो जाति की जो संख्या है जो उसको कम है। लेकिन एमवाई का मतलब महिला और युवा भी होता है। राजनीतिक दलों को यह भी सोचना चाहिए। तुष्टीकरण की यह कोशिश है, जनादेश जनता देगी। बहुत बहुत